कि मैं अपनी कराची टीम के बारे में थोड़ा सा बता सकूं, क्योंकि पास्टर साहब ने डिटेल से आपको बता दिया है। शुक्र है खुदावंद का कि हम सारी कराची में जितनी भी टीम है, हम अच्छे तरीके से अपनी क्लासेस को भी पढ़ा रहे हैं, अपने चर्चिस को भी चला रहे हैं, हमारी खिदमत मौसर है, हम बहुत सारे डिसाइपल्स बना रहे हैं, हम मेकिंग मूवमेंट का काम बहुत अच्छे तरीके से करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, और खुदा का शुक्र है इस बात के लिए। और सबसे ज़्यादा मैं जो शुक्रगुज़ार हूँ खुदावंद की कि खुदा ने फ़ज़ल बख्शा है कि हम सब एक जगह पर जमा हैं। उसके बाद अपने प्यारे भाई शाहिद का एक छोटी सी बात शेयर करना चाहूँगी कि जब मुझे पता चला कि हम कराची टीम जो है वो पिकनिक के लिए जा रहे हैं, तो वी फील वेरी एक्साइटेड। हम सारे खुश हो गए कि हम पिकनिक पे जा रहे हैं। और अगले ही वक्त में जो हमारे लीडर हैं पास्टर इंद्रियास, उन्होंने बोला नहीं, भाई शाहिद ने बोला है कि पहले हम ये ट्रेनिंग करेंगे और फिर हम लोग पिकनिक पे जाएंगे। तो एक दफ़ा तो थोड़ी सी मायूसी हुई, लेकिन अगले वक्त में जब हमने ये ट्रेनिंग की तो हमने कहा कि भाई ने बहुत अच्छा हमारे लिए सोचा है कि पहले हम इस ट्रेनिंग को लें, क्योंकि ये बाकी ट्रेनिंग से बड़ी मुनफरिद ट्रेनिंग है। और जैसे हम लोग डिसाइपलशिप पे काम कर रहे हैं, नौजवानों को घेर रहे हैं खुदा की खिदमत के लिए, तो इसके लिए सबसे पहली जो ये चीज़ थी, क्योंकि हमारे नौजवान आपको पता है नशा में पड़ गए हैं, छोटे छोटे नशों से वो बड़े बड़े नशों की तरफ जा रहे हैं। तो जब मैंने ये ट्रेनिंग ली तो फ़ौरन मेरे जहन में आया कि भाई की सोच कहाँ पर जाके काम की है कि बाकी सब चीज़ों से हट के उन्होंने हमें ट्रेनिंग करवाई है। तो मैं चाहूँगी भाई शाहिद के लिए ज़ोरदार तालियाँ बजाएं। और उसके बाद हम अपने सेक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले मुझे एक पर्सन की ज़रूरत है जो मेरे साथ ये प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले कर सके। तो मैं चाहूँगी कि कोई अगर इस खिदमत को सरअंजाम देना चाहे मेरे साथ। इलाज, तो आपके ख्याल में अगर दवाई के बगैर हम इलाज करेंगे तो वो किस टाइप का होगा? आपकी सोच, अपने अपने व्यूज़ दे सकते हैं आप लोग। दवाई के बगैर अगर आपके सामने डिसाइपलशिप में जाते हुए, फील्ड वर्क में जाते हुए आपके सामने कोई नशावर शख्स आ गया है, आपके पास मेडिसिन तो मतलब मौजूद नहीं होगी, तो उससे पहले आपका क्या हरबा होगा उसको उसके इलाज के लिए? सबसे पहला हरबा कोई बता सकता है? खुदा का ज़िंदा कलाम है हमारे पास, और उससे ज़्यादा मेरे ख्याल में कोई भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन नहीं है। तो अगर वो हम देना शुरू कर देंगे, और पता है बाइबल, पूरी बाइबल में पढ़े तो मोहब्बत की कितनी आला मिसालें दी गई हैं। तो मोहब्बत एक ऐसी चीज़ है जिससे आप बड़े से बड़े प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो मैंने ऐड किया वो दवाई के बगैर इलाज है, वो है प्रेज़, रफ़ाकत, तौबा और खिदमत। और आपको पता है इब्तदाई कलीसिया क्या करती थी? दुआएं करती थी, रोज़े रखती थी और रफ़ाकत रखती थी। तो मैं ये समझती हूँ कि जब रफ़ाकत होती है तो फिर जब ज़्यादा टाइम रफ़ाकत रखी जाती है तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं? उसमें आपकी पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, हर चीज़ शामिल होती है। हर एक चीज़ वो जो आप नहीं भी कहना चाहते वो भी अपने कौंसल के साथ आप शेयर कर रहे होते हैं। तो जब आप रफ़ाकत रखेंगे तो फिर आप एक नशावर शख्स को परहेज़ पे मुतफिक कर सकेंगे कि आपने ये काम नहीं करना, ये किस तरह से छोड़ना है और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है। पता है अक्सर ये होता है कि जब हमारे घरों में कोई ऐसा नशावर शख्स जो है वो आ जाता है तो उससे हमारे बच्चों पे बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और बच्चे भी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए नशे में पड़ जाते हैं। लेकिन जब वो नशे में पड़ जाते हैं तो हमने उनको किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से उनको देखना है, किस तरह से उनसे बात करनी है, ठीक है? वो किस चीज़ से होगा? वो रफ़ाकत से होगा। जब रफ़ाकत होगी फिर आप उसे परहेज़ सिखाएंगे कि परहेज़ किस तरह से करना है नशा से। उसके बाद आप उसको तौबा की तरफ कायल करेंगे, क्योंकि आप क्या काम कर रहे हैं? डिसाइपलशिप का। क्या काम कर रहे हैं? डिसाइपलशिप का। तो सबसे पहले डिसाइपलशिप में हम लोग क्या करते हैं? जल्दी जल्दी आ जाओ चर्च,
ये करते हैं नहीं, पहले हम उसके साथ काउंसलिंग करते हैं, बातचीत करते हैं, उसके मेंटल लेवल को समझते हैं, उसकी स्किल्स को समझते हैं कि वो किस तरह का पर्सन है। अगर आपके सामने इस ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई नशावर शख्स आ जाता है तो फिर आप उसके साथ इस तरह की रफ़ाकत रख सकते हैं कि आप फिर उसको परहेज़ की तरफ माइल करेंगे। और जब आप परहेज़ की तरफ माइल करेंगे, जब आप उस पर अपना पूरा इख्तियार कर लेंगे, फिर आप उसे आसानी से कह सकते हैं कि खिदमत की तरफ राग़ब हो जाएं, खिदमत की तरफ आ जाएं, अपना रुझान खिदमत की तरफ ले आएं। और जब भी वो तौबा कर लेगा तो फिर खिदमत उसके लिए आसानी से, बिल्कुल वो आसानी से कर पाएगा, उसके लिए कोई कठिन रास्ता नहीं होगा। इसके लिए मैंने वर्ड्स लिखी है, ये सुने फरमाया, खबरदार रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे दिल खमार और नशाबाजी और इस ज़िंदगी की फ़िक्रों से सुस्त हो जाएं और वो दिन तुम पर फंदे की तरह नगान आ पड़े। यानी फंदे की तरह, नशा कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है, फंदा ही है। क्या है? फंदा ही है। हाँ, अगर मैं एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पे ऐड करूँगी कि अगर आपको एक छोटा सा कोई भी मीन्स जैसे एलर्जी प्रॉब्लम हो जाती है, तो हम ईचिंग करते हैं, ख़ारिश करते हैं, तो ऑन द स्पॉट तो शायद हमें लग रहा होता है कि सब ठीक है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं, लेकिन उसको जब कंटिन्यू करते हैं तो क्या होता है, फिर एलर्जी होना शुरू हो जाती, स्किन जलना शुरू हो जाती। फिर हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, अमल हम कर रहे होते हैं, क्या कर रहे होते हैं, ख़ारिश कर रहे होते हैं उसको। जब हमें ईचिंग हो रही होती है हम फुली उसको कर रहे होते हैं, और रद्द अमल में क्या हमें मिलता है, एलर्जी मिलती है। और इसी तरह अगर नशावर शख्स घर में है तो आप उससे क्लेम करते रहते हैं, तू इस तरह, तू इस तरह, तू इस तरह, तो रद्द अमल में क्या होता है, नेगेटिविटी उसमें आती है कि मैं जब भी घर में आता हूँ मेरे साथ यही होता है, जब भी मैं इधर उधर भी जाऊँ मुझे लान तानी मिलती है। मतलब वो फिर डिसहार्ड हो जाता है, परेशान हो जाता है। तो मुझे और आपको खिदमत मिली है कि हम नौजवानों को बचाएं, ठीक है। और अगर हम बाइबल मुक़द्दस में देखें, इस्तिश्ना की किताब 32वें बाब और 11वीं आयत में लिखा है कि एक उकाब की एग्ज़ाम्पल दी गई है कि एक घोंसले के अंदर छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बड़े तो नहीं ना होते, छोटे छोटे बच्चे होते हैं। बाइबल की ये एग्ज़ाम्पल है और ये बड़ी ज़बरदस्त एग्ज़ाम्पल है कि उकाब आती है और उस घोंसले को हिलाती है और ज़ोर ज़ोर से हिलाती है। क्यों हिलाती है? ताकि बच्चे निकलें बाहर, उड़ें और क्या करें, दुनिया को देखें, उड़ना सीखें, उनके पर निकलें, माशरे को देखें, बहाल हों, अपने इर्द गिर्द के माहौल को समझें। तो उकाब आती है और ज़ोर ज़ोर से घोंसले को हिलाती है और कहती है उड़ो उड़ो। और अंदर बैठे घोंसले वो एक नशावर शख्स की तरह मुरझाए होते, कहते साड़ी माँ भी चंगी जड़ी कहती निकलो। मतलब हमारे जिस्म पे तो अभी पर भी नहीं आए, तो एक टाइम पे वो अंदर ये सोच रहे होंगे। ये एग्ज़ाम्पल बाइबल में नहीं लिखा है, एग्ज़ाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। तो जब वो हिलाती है कि उठो निकलो बाहर, घोंसले से बाहर निकलो, इसी तरह पाक रूह भी हमें हिलाता है और कहता है निकलो उड़ो और देखो अपने इर्द गिर्द के माहौल में क्या हो रहा है। और जब पाक रूह हमें हिलाता है ना, तो फिर वो हमें प्रोटेक्ट भी करता है। जब वो पर नहीं ना होते जिस्म पे बच्चों के, तो वैसे गिरते भी हैं। फिर उकाब आती है, उसे प्रोटेक्ट करती है, उड़ाती है, फिर कहती है उड़ो। वो जब नीचे गिरते हैं तो कहते हैं ओहो हो हम गिरने लगे हैं, लेकिन जब उन्हें प्रोटेक्शन मिलती है वो फिर उड़ते तो कहते हैं ये अच्छा है, हमारी माँ ने हमें प्रोटेक्ट किया, ये अच्छा है। फिर माँ छोड़ देती, वो फिर मुरझा जाते हैं, कहते हैं हमारी माँ ने हमें छोड़ दिया। इसी तरह हमें भी खिदमत में ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें हमें हिलाने की ज़रूरत है। और जब हम हिलाएंगे ना तो वो उड़ना शुरू करेंगे। और जब पता है वो उकाब के बच्चों के जिस्म पर आते हैं ना, जब वो उड़ना सीख जाते हैं, उकाब शादमान हो जाती, खुश हो जाती, खुशी से भर जाती है और कहती है यही तो मैं चाहती थी
कि तुम मुड़ना सीखो। फिर वो अगर इधर को जाती है तो बच्चे इधर को जाते हैं, फिर अगर वो इधर को जाती है तो बच्चे इधर को जाते हैं। पाक गुरु भी तो यही चाहता है, हमसे वो यही चाहता है, इसीलिए तो वो हमें हिलाता है, कहता है निकलो घोंसलों से बाहर और देखो आपके इर्द गिर्द कितने लोग जो हैं वो नशे में पड़े हैं, कितने लोग इस तरह अपनी ज़िंदगी को वीरान करके बैठे हैं। पाक गुरु भी यही चाहता है। और जब हम उनको नशे से छुड़वा लेते हैं ना, उनकी बुरी रविशों से उन्हें छुड़वा लेते हैं, वो सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाते हैं, वो उड़ना सीख लेते हैं। अगर पाक गुरु ये चाहता है तो हम सब लीडर्स भी यही चाहते हैं, हमारा भी एम यही है। अगर हमारा एम ये ना हो तो मेरे ख्याल में ये 2-3 घंटे की जो क्लास है ना हम लोग ना लें, और बड़े काम हैं। इस टाइम में हम और काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम इस ट्रेनिंग को लें ताकि हम अपनी नस्ल के लिए, जो नौजवान नस्ल है, उसको बचा सकें। तो मैं चाहूँगी कि हमें जो खुदा ने खिदमत दी है हम उसे बाआसानी और शादमानी के साथ करें। पता है नशावर शख्स के साथ तो कोई हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, वो आपकी रफ़ाकत चाहते हैं, वो चाहते हैं आप रफ़ाकत रखें उनके साथ। घर वाले नहीं उन्हें पसंद करते, बहन भाई उन्हें पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे और आपके लिए जो है ये खुदा ने ज़िम्मेदारी रखी है, हमने उनके साथ हैंडशेक करना है। हमारा हैंडशेक किया हुआ, हमारा हाथ मिलाया हुआ उनकी ज़िंदगी को बदल सकता। मैं ये नहीं तसव्वुर करती कि 100 में से 100 ही बदल सकते हैं। आप 100 में से 4 भी बदल सकते हैं, 5 भी बदल सकते हैं, 1 को भी बदल सकते हैं, लेकिन बदल तो सकते हैं ना। कदम बढ़ाएंगे ही तो बदलेंगे ना। तो बाइबल में क्या लिखा है, अगर तुम एक जान को बचा लोगे तो आसमान पर कितने फरिश्ते खुशी मनाएंगे, लाखों। तो अगर एक भी बचा लेंगे तो समझे हमारी खिदमत सफल हो गई है। आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि घरों में जो हैं बहुत सारे ऐसे नशे हैं जिनका हमें पता नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे हमारे सामने ही कर रहे होते हैं। लाइक स्मद बाउंड आपने देखी होगी, किस किस ने देखी है स्मद बाउंड? स्लोशन, एल्फी और UHU ग्लू, ठीक है, और टिप टॉप, और उसके अलावा ये जो स्कॉच टेप भी हम लगाते हैं ना, उसके अंदर से भी एक अजीब सी स्मेल आ रही होती है। पेट्रोल, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, परफ्यूम, बेसिकली ये छोटे छोटे नशे हैं जो हमें पता नहीं है, लेकिन ये हमारे बच्चों को दूसरी तरफ लेके जाते हैं। फिर वो छालिए की तरफ आते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते बढ़ते हम मना नहीं ना करते, हम कहते कोई बात नहीं, हम तुम ही हैं, हम तुम हैं ना, खाने वाली वो छोटी सी सुपारी, आसपास शाही मेवा, ये सब हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा हैं। ये हमारे बच्चे कर रहे हैं, ये रियलिटी है, ये मैं आपको सच बता रही हूँ, और ऐसा है, हमारे बच्चे कर रहे हैं ये। और हम लोग कहते कोई बात नहीं, खैर है, चल रहा है, लेकिन इसकी खुशबू बच्चे लेते हैं, स्नैफिंग करते हैं, और जैसे ही वो सूंघ रहे होते हैं ना, उनके अंदर एक, मैंने लास्ट टाइम अपने ही बेटे को एग्जामिन किया कि मैं आटा गूंद रही थी तो वो आटे को स्मेल कर रहा था। तो फिर जैसे ही मैंने ट्रेनिंग ली ना, मैं वहीं पे सोच रही थी कि ये आटे की खुशबू को ले रहा है। तो इसी तरह हम लोग ये छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर, हम अगर मैं भी अभी बता रही हूँ ना, तो शायद आपके ज़हन में भी ये सवाल उठ रहे हों कि ये तो मतलब इतनी कोई इफ़ेक्टिव बात नहीं है, लेकिन ये इफ़ेक्टिव चीज़ें हैं, हमारे माशरे में ये हो रहा है। और फिर ये छोटे छोटे नशे जो है ना, ये बड़े की तरफ जाते हैं। अब आप देख लें, छालिया है, आसपास है, एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि इससे कैंसर लाहक हो जाता है। कैसे? ये जो आसपास हम तुम, ये छालिए हम छोटे छोटे सुपारी वगैरह यूज़ करते हैं, हमारे बच्चे करते हैं, बड़े भी करते हैं, मावे गुटके वगैरह कराची में तो बहुत आम है। तो उसके अंदर जो छोटी छोटी सुपारियों के अंदर जो रैपर्स के अंदर उन्होंने पैक किया होता है ना, वो रैपर्स को भी अंदर से केमिकल से उन्होंने बाइंड किया होता, बंद किया होता है। उसके अंदर जो सुपारियाँ होती हैं ना, वो गली सड़ी होती हैं। असली सुपारी जो जो एग्जामिन कर चुके हैं,
खा चुके हैं, जिनका पहले से तजर्बा रह चुका है, जो सही सुपारी होती है वो कितने टाइम तक ख़त्म हो जाती है मुंह से? कोई बता सकता है अंदाजे के तौर पे? मुझे पता है सारे खिदमत में हैं तो ये बताना बहुत मुश्किल होगा। खा रहे होते हैं लेकिन मैं यहाँ पे खड़ी नहीं हाईलाइट कर सकती ये पे डिस्प्ले कर दें। तो बताएं प्लीज़ कौन कौन सी जो छोटी छोटी जो हम लोग सुपारियाँ यूज़ कर रहे होते हैं वो कितनी देर में ख़त्म हो जाए? 5-7 मिनट। ओके चले 5-7 मिनट ही लगा लें। और अगर हम तुम या आसपास जो यहाँ पे लाहौर में खाई जाती हैं वो कितनी देर में मुंह से ख़त्म हो जाती हैं? जी साइड पे लगा दे कोई। हाँ 1-2 मिनट में मैक्सिमम, ये सच है। क्योंकि हमारे बच्चे भी खा रहे होते हैं, उनके दांत तो इतने मजबूत नहीं होते, छोटे छोटे बच्चे भी खा रहे थे। असल में वो रफ छालिया होती है, क्योंकि जो असली छालिया अगर वो 6-7 मिनट में ख़त्म हो रही तो फिर इसके अंदर जो छालिया वो कौन सी है? असल में इसके अंदर जो कीड़ा लगता है ना वो आहिस्ता आहिस्ता असली छालिया को खा लेता है, और जो रफ़ रह जाती है वो उसको फेंकते नहीं हैं, उसको कलर में डिप करते हैं, और कलर में डिप करके उसे मुख्तलिफ जैसे पता है शाही मेवा और नास और ये वो जो पान मसाले उसके अंदर सौंफ वगैरह वो डाल के सब उसको इसमें ऐड करके तो बेचना शुरू कर, मतलब उनका ये बहुत बड़ा लॉस्ट जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। असल में वो रफ़ छालिया होती है, और पता है अगर उसमें जो सख्त एक आध छालिया जो असली होती है वो खाई नहीं जाती तो बच्चे निकाल के फेंक देते हैं। बेसिकली वो असली छालियाँ होती हैं, बेसिकली वो असली होती, नकली तो वो अंदर लेके चले गए तो खा लिया उन्होंने। और जो सही छालिया का इस्तेमाल करते हैं आप उन्हें मोटिवेट कर सकते हैं, जब आप डिसाइपलिंग के लिए निकले आप कह सकते हैं छालिया से अगर उनके मुंह के अंदर कहीं भी छालिया ने एक चुटकी जैसे काट लिया है ना, वहीं पे उनको ज़ख़म होगा, और ज़ख़म जो है वो कैंसर की सूरत इख्तियार करेगा। एक छोटी सी जो बाइट ले लिया छालिया ने अंदर से, बेसिकली कैंसर इसी से होता है। छालिया जो अंदर जाता है, कभी आपने तंदुरुस्त जो अच्छे डाइट लेने वाले हैं कभी उनको देखा है कि वफ़र मिक़दार में कैंसर की उनके मुँह से सुना हो? हमेशा उन लोगों को ही होता है जो मावे खाते हैं, छालिए खाते हैं, नस्वार जो अदर नशे करते हैं, सिगरेट नोशी करते हैं। तो छालिया जो है वो छोटे नशों में आता है, छोटे छोटे जितने भी नशे हैं उसमें छालिया है। एक और भी बड़ा छोटा नशा है लेकिन हम उसे नशा तसव्वुर नहीं करते, वो है कोल्ड ड्रिंक में है। कोई बता सकता है? कोल्ड ड्रिंक सारी में ये सब है, लेकिन स्ट्रिंग हम मोस्टली देखते हैं कि स्ट्रिंग बच्चे बड़े सब ही बहुत पसंद करते हैं, लेकिन स्ट्रिंग जो है वो बहुत जल्दी आपके मैदे को इफ़ेक्ट करती है, बड़ी जल्दी वो आपके गुर्दे ख़राब करती है। यानी ये भी छोटे नशों का ही तस्वर पेश करती है स्ट्रिंग। याद रखिएगा जब आप इस फील्ड वर्क में निकलें तो आपको ये छोटे नशे सुपारी, उसके अलावा और भी एक नशा है जो हम सबको शायद किसी एक को ना हो, लेकिन मैं समझूंगी तो सबको ही है। बता सकते हैं? चाय का नशा। चाय का नशा ऐसा होता है कि अगर चाय नहीं पी तो ऐसा लगता है कुछ रह गया अभी कुछ जो खाना है। तो चाय एक नशा है क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन है, तो वो भी एक नशा है। आपको पता है चॉकलेट भी एक नशा है, चॉकलेट भी एक नशा है। जो हम अपने बच्चों को ज़रा सा रोएं तो कहते हैं तुझे चॉकलेट लेके देंगे, तो वो भी एक नशा है। और नशा जो है ना आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, पार्ट्स ऑफ बॉडी को तो करता है, एक बेसिक आपका जो दिमाग का हिस्सा है उसको जो है वो डैमेज करता है। उसके बाद हम अक्सर लोग ये कहते हैं कि ये सब तो छोटे छोटे नशे हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर आ जाएं। जो छालिया वगैरह यूज़ कर चुके हैं उसके बाद थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो कहते हैं कौन सा नशा आता है?
हाँ नहीं, उससे हाँ नस्वार आती है, वो थोड़ा आगे चला गया उसके बाद आएगा नस्वार। नस्वार जो है वो आपको पता है कि लोअर लिप रखी जाती है और वो उस तरह से डैमेज करती है पार्ट्स ऑफ बॉडी को जो आपके फेस हैं। नस्वार एक तो पता है, खुदा ने जब इंसान को बनाया ना, खुदा ने सारी चीज़ों को कहा बन जा, तो क्या नहीं बनी थी? बन गई। सूरज को कहा सूरज बन गया, चांद चांद बन गया, चरिंद परिंद हशरात नबातात हर चीज़ बन गई, हर चीज़। क्या वो इंसान को कहता बन जा तो इंसान ना बनता? बताएं, ऊंची आवाज़ में बोले भाई, क्या भूख लगी है? बोले बोलने दे कितना बोलेंगे, बोले जी, बोले भाई। मैं ये कहना चाहता कि इंसान को आज तक इंसान बना। ओके, मैं ये कहूँगी कि खुदा ने इंसान को बनाया अपने हाथों से। तो इंसान को अगर खुदा ने इंसान से प्यार किया, मोहब्बत की, तो अपने हाथों से बनाया ना, तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इंसान ही नहीं बना, क्योंकि हमें अपने आप पे फिर कॉन्फिडेंस नहीं है। और जब हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस है ना, तो हम कहेंगे, मैं तो कहती हूँ मैं बड़ी खूबसूरत हूँ, मैं बड़ी लाजवाब हूँ। क्यों? मुझे तो खुदा ने बनाया, और उसने अपने हाथों से बनाया और खूबसूरत बनाया, अपनी शबीह पे बनाया, अपना सांस अपना दम फूका। तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंसान तो इंसान ही नहीं बने? क्यों भाई? अंडरस्टैंड? तो खुदा ने इंसान को अपने खूबसूरत हाथों से बनाया। और मैं कहती हूँ कि खुदा ठंडे वक्त में उतरता था बातें करने। इतनी कदर है इंसान की भाई, इतनी कदर है इंसान की। खुदा आसमान से नीचे आ गया बागे अदन में, पहले बाग लगाया बड़ा प्यारा खूबसूरत, और फिर इंसान को रखा है, और फिर उससे बातें करने के लिए नीचे आ गया। तो सानू एक दूजे की कदर नहीं है। असी कहने और नशा करदा दूर ही सही, तो उसको सुधारना किसने? हमारी ड्यूटी है ना। अगर ये ट्रेनिंग खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दी है, हमने किया, और ये कोई छोटी अमाउंट से नहीं हमने की, ये भाई शाहिद ने पैसे लगाए हैं इस पर, और मैं बड़ी शुक्रगुजार हूँ उनकी। और ये मैंने फ़र्स्ट ट्रेनिंग ली है ऐसी, बाकी मैंने बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली हैं, बहुत सारे कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में इसमें पढ़ा है, लेकिन मैंने ये पहली ट्रेनिंग ली है और वाकई मैंने सीखा है इसमें से। और ये हमारे लिए वाकई कारआमद है, क्योंकि हमने नौजवानों पे काम करना है। तो अगर खुदा ने इंसान से इतनी मोहब्बत की है ना, तो हमें भी चाहिए। और यकीन करें, मैंने एक खादम को देखा कि उसने एक नौजवान खूबसूरत लड़के को देखा, और ख़ुद वो यूएसए से आए हैं, और इस कदर उसको देख के ज़ार ज़ार रो रहे हैं जैसे छोटा बच्चा है। पेन है ना, किसी चीज़ के लिए दर्द है, अपनी कौम के लिए दर्द है, और जो काम आप पेन से करेंगे ना, तो यकीनन वो काम हो जाएगा। जिस काम में आपको पेन नहीं है, दर्द नहीं है, आप जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, आप नहीं कर सकते। लेकिन जिस काम के लिए आपके अंदर दर्द है, पेन है, आप करेंगे, और करेंगे अपनी कौम के लिए। तो इसी तरह वो जो हम नस्वार रखते ही हैं हमारे बच्चे, एक तो उनकी सूरत ही बिगड़ जाती है, अजीब ही उनका फेस लग रहा होता है। दूसरे देखने वाले भी फिर जिस घर में जाते हैं, उनकी कोशिश यही होती है जल्दी चले जाएं, कहीं हमारे घर में इधर उधर कोई गंद ना करें, और कहीं फेंक ना दें, या हमारे बच्चों पे बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। तो कहने की बात है कि नस्वार जो है वो भी एक कोई अच्छा नशा नहीं है, वो नशे की ही सिम्टम्स में आता है, ये कोई आम रूटीन की चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये बनता किस चीज़ से है? ये तंबाकू से बनता है, और इसके अंदर चूना भी ऐड होता है, जिससे आपका फेस जो है वो अंदर से, पता है, ज़्यादा टाइम यूज़ करने वालों को जब वो ट्रेनिंग करवा रहे थे ना हमें, तो वो सिखा रहे थे कि एक उनके पास ऐसा स्टूडेंट था जिसने बाकी नशे तो छोड़ दिए, लेकिन नस्वार नहीं छोड़ी। उसने कहा ये तो नॉर्मल नशा है,
तो वो रखता रहा और उसकी एटलीस्ट जो है ना यहाँ से जो है वो कैंसर की सूरत इख्तियार करने लगा, और फिर एटलीस्ट उसकी पूरी चिक जो है वो गोश्त उसमें से ख़त्म हो गया। तो आप खुदा के चुने हुए लोग हैं, और आप पहली तो बात है अपने रिश्तेदारों में जितने नौजवान, जितने बूढ़े और जितने आपके जानने वाले हैं उनको बचाएं, जितने आपके इर्द गिर्द के माहौल के लोग हैं उनको बचाएं, ठीक है, उनसे कहें। और सबसे पहले आप वो गंदे हैं जैसे भी उनसे रफ़ाकत रखें। रफ़ाकत आपकी सब कुछ करेगी, क्योंकि ऐसे लोगों से लोग हाथ मिलाना, बैठना उनके साथ पसंद नहीं करते, लेकिन जब आप उनसे हट के काम करेंगे ना तो ज़रूर वो आपकी सुनेंगे। करेंगे ऐसे? करेंगे? ओके। उसके बाद जो आम नशों में आता है वो है भंग, इसी तरह मावा, सिगरेट, ये सब आम नशों में आता है। लेकिन थोड़ा सा अगर ऊपर जाएं तो हमने क्रिसमस के दिनों में भी साढ़े वड्डे, क्रिसमस केड़ा रोज़ रोज़ आंदा है, साल बाद ते आंदा है, हाँ, तो वो मिसाल है ना, साढ़े वड्डे ते सानू भी लै डुबे, है ना। तो वो वाला हिसाब है कि हमारे बड़े कहते चल एक घुट ला ला आज, खैर है। वो एक घूंट जो है वो उनको थोड़ा आगे की तरफ लेके जाता है। जब वो आगे की तरफ जाते हैं फिर वो बड़ा सोचते हैं, वो कहते हैं शराब तो ट्राई कर ली, थोड़ा आगे। फिर उसके बाद कौन सा नशा आता है? भाई आप बहुत आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा पीछे, थोड़ा सा उससे आगे, सिगरेट से आगे, शराब से आगे, हाँ, सिगरेट में यूज़ होता है, हाँ, क्या? तंबाकू, हाँ, लेकिन सिगरेट से आगे वो सिगरेट में ही यूज़ होता है। ओके, चर्स। पता है जब शराब पीते हैं वो खून में फौरी तौर पे जाके वेन्स में चलना शुरू होती है। जब वेन्स में चलती है वो आपके गुर्दे इफेक्ट करती है, गुर्दों के बाद वो 5 मिनट के बाद आपके दिमाग पे जाके असरअंदाज होती है। जैसे ही आपके ब्रेन पे वो असर करती है, पता है डेथ्स क्यों हो जाती है? अभी रिसेंटली मेरे डैडी के घर के बिल्कुल पास ही नौजवान लड़के की डेथ हुई। क्यों? क्योंकि उसने रात में ड्रिंक की है और ठीक 3-4 घंटे के बाद उसकी डेथ हो गई। क्योंकि उस टाइम में पता नहीं होता कि बीपी आपका अपसेंड है या डाउन है। डाउन आप होता रहता है बीपी, कभी लो कभी हाई, तो शायद उस टाइम में उसका बीपी हाई हुआ हो, तो उसने गरम शराब है वो पी ली है और फ़ौरन से, और उसके छोटे छोटे बच्चे, मतलब उसने अपनी लाइफ को, मतलब दूसरे उसके साथ जो जुड़े थे उनकी लाइफ ख़राब हो गई आप छोटी सी एक एक्टिविटी से। तो शराब जो है वो फौरी 5 मिनट के बाद आपकी बॉडी पे असरअंदाज होना असर अपने छोड़ती है कि आप किस तरह से उसको, उसके नुकसानात जो है वो उठाएंगे। और उसके बाद चर्च है, चर्च जो है वो सबसे, जो चर्च का जो साइड इफ़ेक्ट है वो है आपका दिमाग को खुश्क करती है, उससे आप नींद, बेसिकली अगर ये चीज़ मैं आपको इससे आगाही दे रही हूँ ना, तो इसके पीछे बिहाइंड रीज़न ये है कि आपको ये चीज़ें नॉलेज हो, आपको पता हो कि अगर ये बच्चा चर्च का नशा कर रहा है तो मैंने इसको उस लिहाज से समझाना है कि चर्च इसके दिमाग को खुश्क कर चुकी है, इसकी सोच को ख़त्म कर चुकी है, ये बात को बार बार दोहराएगा, ये बात को बार बार करेगा, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो खुश्क हो चुका है, सोचना बंद कर चुका है। उसके दिमाग में अब कोई कुछ ऐसा रहा नहीं है कि अब वो आगे सोच सके, उसके दिमाग में कोई ऐसी ताकत है ही नहीं सोचने की। तो बेसिकली अगर आपने किसी को चर्च के नशे से छुड़वाना है तो आप सबसे पहले उसके दिमाग को चेक करेंगे कि वो किस हद तक इस नशे में पड़ चुका है, और उसके बाद अगर वो पढ़ चुका है बहुत ज़्यादा, अगर उसने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा ले लिया है, तो उसके लिए आपने उसको मोटिवेट किस तरह से करना है, उसको कहना है कि आपने फ़ैसला करना है, उसको इस तरह से कम्युनिकेट करना है कि वो फ़ैसला कर पाए, अपनी सोच को बदल सके। और
3 हफ्ते अगर उसके निकल जाते हैं बगैर चर्च को लिए हुए, तो आपकी खिदमत सलफ है, आप कामयाब हो गए। 3 हफ्ते उसके फ़ैसले पे उसे कायम रहने देना है। और इस तरह की आपकी मोटिवेशन होनी चाहिए कि वो 3 हफ्ते निकाले, हर सूरत 3 हफ्ते निकाले। आपने इस तरह की उसे मोटिवेशन देनी, क्योंकि आपको पता है उसका दिमाग किस हद तक चर्च को ले चुका है, किस हद तक उसका दिमाग जो है वो ख़त्म हो चुका है। मैंने अभी रिसेंटली अपने स्कूल में जा रही थी, मैं मॉर्निंग में टीचिंग करती हूँ, तो मैं स्कूल में जा रही, बिकॉज आपको अभी बता रही हूँ कि चर्च जो लेते हैं उनका दिमाग जो है वो बंद हो चुका होता है, खुश्क हो चुका होता है। वो जिस तरह, अगर वो हंसते हैं तो हंसते रहेंगे, रोते हैं तो रोते रहेंगे, मतलब उनके सामने जो सिचुएशन है उसको लेके चलते हैं। तो दोनों बैठे सुबह सुबह, तकरीबन राउंड अबाउट 7:30 का टाइम होगा मॉर्निंग। तो मैं स्कूल के रास्ते में जा रही हूँ, तो कह रहे, एक चर्ची दूसरे को कह रहा है कि यार राती में ख्वाब देखी है। तो वो पहला वाला कहता है यार तू रोज़ ख्वाब देना है। कहता हाँ लेकिन यार ए वाली मेरी ख्वाब चेंज है, ए वाली मेरी ख्वाब बदली हुई। कहता केड़ी ख्वाब? कह रहा वो राती में वेख्या है कि मैं ना बाइक ते सां। तो कहता नहीं तू हर बारी एक ही ख्वाब सुनाना है। कहता नहीं नहीं, पहली वाली ख्वाब च मैं बाइक ते नहीं सां, ए वाली ख्वाब च मैं बाइक ते सां। मतलब उसका ये रुझान था कि वो मेरी ख्वाब सुन ले किसी तरीके से। पहली वाली ख्वाब सादा थी, ये वाली बाइक वाली है, इस पे मैं बाइक पे बैठा था। तो कहने की बात है, उनका ध्यान, उनकी सोच जहाँ पे लगी है उन्होंने वही कहना। और मैंने मास्क वेयर किया हुआ था, तो मुझे हंसी आ रही थी कि मैं अब क्या, मतलब सुबह सुबह से उनको पता है कि टीचर हैं, यहाँ की सीनियर टीचर है, और वो जब कम्युनिकेशन कर रहे थे आपस में, तो मैं कह रही थी कि हमारी नौजवान नस्ल कोई इनका, और जैसे ही अगले वीक में ये ट्रेनिंग आई तो मैंने सोचा वाकई मैंने ये बात वो उन दोनों से भी सुनी थी। सो व्हाट, चर्च जो है वो एक तरह से आपके दिमाग को बंद करती है। जो इस नशे को यूज़ करते हैं उनके दिमाग जो है वो सुन्न हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। उसके बाद हेरोइन जो है वो टोटली आपके जो जितना ब्रेन, नर्व सिस्टम, वो सब जो है उसको डैमेज करती है, आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी को, क्योंकि ये हाई लेवल का नशा है। इससे भी आपको जो है आपकी बॉडी जो है, आप बता सकते हैं उनको कि हद से ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करती हैं। उसके बाद मेकिंग ऑफ चर्च है कि आप चर्च को किस तरह से लोग बनाते हैं। वाह जी प्लीज़ ये डिस्प्ले कर दें। किस तरह से लोग जो हैं वो नशे को बनाते हैं, उनको कोई जगह से उनका ताल्लुक़ नहीं है, जगह साफ़ है, गंदी है अच्छी नहीं अच्छी, नीचे बैठे हैं, ऊपर बैठे हैं, किसी प्लॉट में बैठे हैं, किसी कचरा कुंडी में बैठे हैं, बस उनको उनका काम चाहिए हो रहा है, उनकी हाँ में हाँ हो, उनकी ना में ना हो। फिर होता क्या है कि हमारे माशरे के लोग जो हैं अगर उनकी ख्वाहिशात को पूरा नहीं करते तो वो चोरियाँ करने लग जाते हैं। जब चोरियाँ करते हैं, बुरी रविशों में पड़ते हैं, ये सारी चीज़ें से आप अपने इर्द गिर्द के एनवायरनमेंट में देख ही रहे हैं। उसके अलावा भी एक बहुत बड़ा नशा है जो हम सब करते हैं, मैं भी करती हूँ। बताएं कौन सा ऐसा नशा है जो हम सब करते हैं? सब करते हैं। एक झलक नहीं, वो कोई नहीं भी करता। एक झलक, यस, नॉन एडिक्शन जी, ये भी डिस्प्ले कर। ये एक ऐसा नशा है जिसको हम तसव्वुर नहीं करते, लेकिन मैंने अपने फ्रेंड से सुना, कहती यार मेरा फ़ोन दे दो, क्योंकि स्कूल में फ़ोन अलाउ नहीं है। तो कहती दे दो, ब्रेक टाइम हो गया, मुझे ना मेरी एनर्जी लेवल लो हो रहा है। तो मतलब हमने इसे एनर्जी बना लिया है। ये रियलिटी सच है, आप इस पे हंस सकते हैं, ये हंसने वाली बात ही है कि वाकई ही आज जनरेशन जो है इसके बड़े नशे में। और ज़रूरी नहीं फ़ोन का यूज़ करना ही एक नशा है, इसके अंदर जो है वो इससे बड़े बड़े नशे हैं। आपने रिसेंटली एक गेम को देखा है, पबजी। उससे पहले कितनी गेमें ऐसी आई हैं, लोगों ने सुसाइड कर ली हैं, ठीक है, लोग खुदकुशियाँ कर कर के मरे हैं।
ये ऐसा नशा है जो हम सबको पता ही नहीं है कि ये नशा है। ये भी एक नशा है और ये बाकी नशों से ज़्यादा ख़तरनाक है। पता है, ये नशा ऐसा है जिसको दिन भी किया जाता है और इसको रात भी किया जाता है, दोपहर शाम, इसकी कोई लिमिट नहीं है और इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत हैं। मैंने अपनी मैडम को देखा है, भाई जानते हैं पास्टर फैसल की मिसेस, वो अपने बेटे को ना मोटू पतलू कार्टून दिखाती होती थी। छोटा सा था वो, जैसे जैसे वो बड़ा हो गया वो मोटू पतलू की ज़ुबान बोलने लग गया। हाँ सेम। और मैं उसको देखती थी तो मैं इतना हंसती थी, कहती थी मज़र आप तो बिल्कुल मोटू पतलू की ज़ुबान बोलते हो, जैसे कहता ना वो समोसे उसको पसंद होते उसकी ज़ुबान में ही कहता है। तो कहने की बात ये ऐसा नशा है जो हमें पता ही नहीं हम कर रहे हैं और 24 आवर ही कर रहे हैं कई लोग तो, दिन भी रात भी सुबह भी शाम भी। हमारे माँ बाप भी देख रहे हैं, बड़े भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं। लेकिन उनको पता नहीं हम नशा कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत बड़ा नशा, ये बाकी नशों से ज़्यादा ख़तरनाक है। पता है इसमें सबसे बड़ी बात एक छुपी है। कौन सी बात हो सकती है बताएं, जिस पे खुदकुशियाँ हो जाती हैं गेम के अलावा? कौन बोला है? वेरी गुड। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है कि ज़रा सी कोई बात हुई, घर वालों को पता नहीं है, लड़का है या लड़की है, उसने सुसाइड कर लिया और फैमिली को पता ही नहीं। अभी कराची में रिसेंटली 2-3 वाक़यात ऐसे हुए हैं कि घर वालों को पता भी नहीं, लड़की की लाश घर पे आ गई है, कैसे मरी है किसी को पता ही नहीं। और बाद में पता चला लड़की इतनी एजुकेटेड है, इतनी खूबसूरत है, भाई उसके साथ मसला क्या हुआ है माइट भी आज तक सामने नहीं आया। शायद यही हो, शायद यही हो, हमें तो नहीं पता। इसका इतना साइड इफ़ेक्ट है। बाकी शायद किसी नशे का ज़्यादा दिमाग पे असर है, किसी का जिस्मानी कोई भी आपके ऑर्गन पे है, या आपके कोई भी नर्व सिस्टम पे है, डाइजेस्टिव सिस्टम पे है, आपके इम्यून सिस्टम पे है। कोई भी नशा है आपके किसी भी बॉडी पार्ट के लिए, लेकिन ये नशा आपकी पूरी बॉडी पे ही असरअंदाज है, जिसका हमें पता ही नहीं। मानते हैं? कौन कौन मानता है? कौन कौन मानता है इस बात का? ये वाली रो नहीं मानती, नहीं मानते। समझ आ रही जो मैं समझाना चाह रही हूँ? सबको समझ आ रही? जिसको नहीं समझ आ रही वो हाथ खड़ा करें। ओके, थैंक यू, आपको समझ आ रही इस बात की। लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि ये सारी बातों के पीछे जो मेन रीज़न है वो है आपका दिमाग। आपने किसी के दिमाग को जब बदलना है तो किस तरह बदलना है, और किसी के दिमाग को बदलना है, सोचें उसके लिए सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है, बताएं। काउंसलिंग, रफ़ाकत, मेल मिलाप, ठीक है। उसके लिए अगर आप उसे चाय पे इनवाइट कर रहे हैं, खुद चले जाएं, क्योंकि काउंसल को, आपकी काउंसलिंग को पता है कि इसने ये खिदमत में है, ये मेरे साथ ऐसी काउंसलिंग ही करेगा, तो वो नहीं आएगा आपके पास, डेफिनेटली वो नहीं आएगा, क्योंकि उसे पता है कि आज मेरी क्लास होने वाली, आज मेरी ज़िंदगी बदलने वाली, तो मैं बदलना नहीं चाहता। क्योंकि नशे वाला शख्स अपनी ज़िंदगी को बदलना नहीं चाहता। क्या होता है हमारे माशरे में, क्या होता है, मैं आपको रियलिटी बताती हूँ। हमारे माशरे में क्या होता है, इतना बच्चा है ना संडे स्कूल जा सकता है, जा सकता है, इतना बच्चा जा सकता है। किसके इंटरेस्ट से? पेरेंट्स के इंटरेस्ट है ना। और आपकी स्टोरी आपने सीखी है, माँ थी ना वो, तो उसने अपने नन्हे नन्हे बच्चों को कहा हिलो उठो निकलो बाहर, ठीक है। हमारे माशरे में क्या है, बच्चे संडे स्कूल जाते हैं, वहाँ पे हमारे घर में 1 2 3 4 5 बच्चे हों, आपस में लड़ते भी, झगड़ते भी, एक दूसरे को मारते भी, सब होता है, हम बर्दाश्त कर रहे होते हैं। संडे स्कूल में अगर ज़रा सी प्रॉब्लम आ जाती है, ज़रा सी मुश्किल आ जाती है, तो माँ क्या कहती है? रहन दे, नहीं जाना, मिस भी लेना ही तो नहीं जाना। यह सच है। शायद आपके चर्च में ना होता, अगर नहीं होता तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर होता है ना तो ये सच है, ये हकीकत है, होता है ये। माएँ कहती हैं रहन दे, मिस भी आई ना मैं उन्हें कह देना, क्योंकि पता है वो बेचारी ने कुछ कहना नहीं, क्योंकि वो तो खिदमत च उन्होंने पता है ਇਹਦਾ कुछ जाना नहीं तो मेरा कुछ रहना नहीं, ये मेरे अगों बोल पई, वो बेचारी चुप रहेगी।
हमारी माएँ मना कर देंगी, नहीं जाने देंगी। फिर क्या होता है, बच्चा थोड़ा ऊंचे लेवल पे होता है, नशे में जाता है, फिर की कहते हैं पादरी साहब बुआ जी दुआ करो ये बच जाए। तो जो बचन लिए क्या सी उदों तो भेजा नहीं सी, हुण तो पक्का लोया बन गया। अब तो उसे मोड़ेंगे तो वो नहीं मुड़ेगा, तब मोड़ते तो मुड़ जाना था उसने। जो शेप देना चाहते उसने शेप ले लेनी थी, इख्तियार कर लेनी थी। तब तो बाइबल का भी फैसला है कि अगर तरबियत के लिए तुझे छड़ी भी उठाना पड़े तो उठा, तब तो हमने उठाई नहीं। तो अब जब वो पक्का लोया बन गया तो उनकी उन्होंने शेप दी है। और अगर देते भी हैं तो आप तो हमारे साथ मुत्तफिक हों, हम 2 दफ़ा कहेंगे, 3 दफ़ा कहेंगे, 4 दफ़ा, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर पता है अगले वक्त में क्या होगा, सुनेंगे? तैयार? कहेंगे पादरी साहब बुआ जी दुआ करो उन्हें मरी जाए, कहेंगे कि नहीं? हमारा माशरा कहता है कि नहीं? पाइए बोलो, कहता है। कौन नहीं कहता, बस एक माँ ही है जो नहीं कहेगी। मोस्टली बाज़ औक़ात माएँ भी तंग आ जाती, कहती बहन भाई तो पहले वो कहते हैं दुआ करो होते है मारी जाए। तो पास्टर इंद्रियास हैं तो कहेंगे दुआ करो बस होना है मारी जाए तो साढ़े लिए चंगा, क्योंकि दूजिया ने भी नाल बिगाड़ रहा। बेसिकली उसके साथ क्या प्रॉब्लम हो चुका है, उसके साथ प्रॉब्लम हो चुका है कि उसकी गलत मुदाफ़त हो चुकी है। उसका दिमाग जो दुरुस्त वे में जाना था, राइट वे में जाना था, उसका रॉन्ग वे में चला गया, गलत ट्रैक पे चला गया, गलत रास्ते पे चला गया। अब जब वो गलत रास्ते पे चला गया है तो फिर ये ट्रेनिंग हमारी जो है वो काम आएगी। हमने उसको किस तरह से राइट वे में लेके आना है, दुरुस्त राह पे लेके आना है। और जब उसको दुरुस्त रास्ते पे लेके आएंगे ना, उसकी खराबियाँ ख़त्म होती जाएंगी, ऐसा ही होगा। और उसको दुरुस्त रास्ते पे लाने के लिए ना जो बेसिक चीज़ है वो काउंसलिंग है। क्या है? काउंसलिंग है। और काउंसलिंग के लिए काउंसलिंग के टूल्स पता होने चाहिए। काउंसलिंग क्या आती है बेसिकली? अच्छा ये बस डिस्प्ले कर दें। काउंसलिंग क्या होती है? अगर इस साइड पे कोई शख्स खड़ा है, उसको पुल क्रॉस करने के लिए जाना पड़े तो पुल का ही इस्तेमाल करेगा। फिर अपने इधर वाले कौंसल से मिलेगा। मतलब अगर इस साइड पे कौंसली है और इस साइड पे कौंसल है तो वो पुल का जो रास्ता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा, ठीक है। वी आर लीडर्स, ठीक है, हम सब क्या हैं? लीडर हैं। और एक कौंसली जो है वो अपने आप में एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, चाहे वो नशावर है या कोई भी गरीब शख्स है या उसके मेंटालिटी नहीं है कि वो खिदमत के रास्ते पे आए। तो वो जो एक पुल का रास्ता है ना उसको ख़त्म करना होगा। और जब पुल का रास्ता ख़त्म होगा ना तो दोनों में कम्युनिकेशन होगी। ऐसा ही है, क्या होगी? कम्युनिकेशन, बातचीत, ठीक है, रफ़ाकत होगी, काउंसलिंग होगी। और जब काउंसलिंग होगी ना फिर हमें टूल्स ऑफ काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ेगी। और जिसमें सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ है काउंसलिंग के लिए, ये बहुत बेसिक पॉइंट है। अगर आप पिक्चर क्लिक करना चाहेंगे तो बेस्ट है, लिखने में बहुत टाइम आपका लगेगा। पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा सबकी। वो है अटेंडिंग है और लिसनिंग है, रिस्पॉन्डिंग है और उसके अलावा टीचिंग है, फ़िल्टरिंग है। अच्छा, जो अटेंडिंग है उसमें आपको सबसे पहले अटेंशन लेनी पड़ेगी। अटेंशन में पता है क्या होता है? बाज़ औक़ात हम ना नशावर को सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं रखते और उसकी बात को इग्नोर कर रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, कहते हैं कोई बात नहीं, इसकी बात को कौन सुनता है। और नशावर से हट के भी ना हमारी फैमिलीज़ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं लेकिन भी जो कभी चंगी गल भी कर जाते हैं। लेकिन हमने ज़हन क्या बनाया होता है? ये इसने फजूल ही बोलते जाना है, बोलते जाना है, बोलते जाना है। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताना चाहूँगी। मैंने अपनी लाइफ का एक असूल बनाया,
जो शख्स ज़्यादा बोले, जो शख्स कम बोले, या आप किसी सेमिनार में हैं या आप किसी भी जगह पे एज ए ट्रेनर गए हैं या एज ए स्टूडेंट गए हैं, सीखने के ताल्लुक से गए हैं या सिखाने के ताल्लुक से गए हैं, आपको उस जगह से अगर एक नुक्ता भी समझ आ गया जो आपकी ज़िंदगी पे असर अंदाज हो गया ना, तो मेरे ख़्याल में वो आपके लिए बहुत मौसर है, बहुत मौसर है। और अटेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। कोई आपसे बात करे, अगर आप ऐसे ऐसे नहीं ना करेंगे उसको भी अच्छा नहीं लगता। वो समझ रहा ये होता है मेरे गाल नहीं सुनन दिया, इंटरेस्ट नहीं है। हम लोग कर रहे थे ना, कर रहे होंगे कि नहीं दसो रिस्पॉन्स मतलब अटेंशन, उसको सुन रहे हैं हम, अटेंटिवली सुन रहे हैं कि हाँ भाई हम आपको सुन रहे हैं, हाँ अच्छा ऐसे भी कर रहे होते हैं, जज्बात का इजहार कर रहे होते हैं। अगर नहीं समझ आए जिसको हम इग्नोर करते हैं, है ना। और अगर बहुत अच्छा लगे तो अच्छा, है ना, फेस एक्सप्रेशन, मतलब आप अटेंशन है, सुन रहे हैं उसको, ये बहुत ज़रूरी है कम्युनिकेशन काउंसलिंग के लिए। लिसनिंग, गौर से सुनना। पता है तुसी मैनू सुनन दे हो, ताड़ी बहुत मेहरबानी, लेकिन सुनना बहुत मुश्किल है। बोलना बहुत आसान है, सुनना बहुत मुश्किल है। लेकिन किसी के बोलने से अगर आपको फ़ायदा हो गया ना, उसको ज़रूर सुने। और जब आपको किसी को सुनेंगे नहीं ना, आपको प्रॉब्लम की समझ नहीं आएगी। जब आप नशावर को सुनेंगे नहीं, आपको पता नहीं होगा कि नशा वो बेचारे ने क्यों शुरू किया, उसकी रीज़न क्या थी। अभी मैं आपसे एक एक्टिविटी करवाऊंगी कि आपको पता चले कि नशा हम किस किस तौर से जो है वो शुरू कर सकते हैं। हमारे इर्द गिर्द के माहौल में लोगों ने किस किस तरह से नशे को अडॉप्ट कर लिया, किस तरह से वो इस फील्ड में आ गए। ठीक है, लिसनिंग, सुनने से आपको पता चलेगा उसकी रीज़न क्या है, उसके बिहाइंड क्या है, क्या प्रॉब्लम रही है। रिस्पॉन्स करना, उसको बताना कि हाँ मैं आपको सुन रहा हूँ, आप दिल खोल के मेरे साथ शेयर करो। जब पता है कोई आपके घर में आता ना, दो बहनों में जब चुगलखोरी होती है सादा अल्फाज में, तो आप एग्ज़ामिन करके देख लें। आप 3 घंटे चुगलियाँ सुना लें, अगले 2 घंटे में 2-3 घंटे के बाद अगर आप कलाम की एक बात भी शेयर करना शुरू करें, मंजे खाली होना शुरू हो जाएंगे। एक एक करके पैणा ते भरात उठना शुरू हो जाए। यानी लोग जो हैं वो उस तरह की चीज़ सुनना चाहते हैं जो उनके दिमाग में है। वो चाहते हैं मेरे साथ वो शख्स बात करे जो मेरे मेंटल लेवल का, जो मुझे समझ रहा है। तो रिस्पॉन्स करना बहुत ज़रूरी है, उसको समझाना कि हाँ हम आपको सुन रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं आपको। आप हमें खुल के बता सकते हैं, जैसे हम चुगलखोरी में कहते हैं तो खुल के 10 पैन में तेरी सुनन नहीं है, सारी सुनन नहीं तेरी मैं। इसी तरह हम इसमें भी नशावर शख्स को सुन सकते हैं। मैंने पहले आपको कहा इसमें सबसे बड़ी चीज़ रफ़ाकत है, काउंसलिंग है आपकी, कम्युनिकेशन है आपकी, उसके बाद है टीचिंग। फिर उसको सिखाएं। जब आपको मैटर समझ आएगा तो आप सिखाएंगे ना। आपने उसे सुना होगा, अटेंटिवली सुना होगा, रिस्पॉन्स किया होगा, आपने हाँ ना किया होगा, आपको का पता होगा कि हाँ उसने मेरे साथ ये बात की है, मुझे पता है उसके रीज़न बिहाइंड क्या था। फिर आप उसको कहेंगे नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। जब आपने सुना नहीं तो उसको क्या रिस्पॉन्स करेंगे, क्या बताएंगे, क्या सिखाएंगे। जब आपको पता होगा फिर आप उसको टीच करेंगे, सिखाएंगे, ठीक है, तरबियत देंगे। उसके बाद फ़िल्टरिंग, बहुत बड़ा पॉइंट, फ़िल्टरिंग, छानबीन। पता है कोई शख्स नहीं कहता मैं गलत हाँ, कोई शख्स नहीं, सारे कहते वी आर परफेक्ट 100%। बहुत सारे लोगों की हम खिदमत में, हम लोग पता है हमारा क्या था, हम कहते हैं हम लोग सीख रहे हैं, अभी हम सीख रहे हैं, हमने अभी सीखना है और सीख के सिखाना है, हमारे अंदर ये रूह है। लेकिन साढ़े कुछ भैन भरा खिदमत जैसे मतलब कहते साढ़े वर्गा कोई है नहीं। अभी रिसेंटली एक वाक़या हमारे साथ हुआ है, परसों संडे का होप्सो प्रोग्राम हुआ है, संडे को नहीं रिसेंटली हुआ है, होप्सो थर्सडे को हुआ है। उसमें एक पास्टर साहब आए, काफ़ी जोशीले, जब वो बोलने लगे तो जोश में कहते हंसने लगे। उन्होंने भी ये वीडियो बनाई थी, कहते
इतने मतलब जोश में थे, कहते मेरी अम्मी दी शादी जो मेरे अब्बू ना हुई ना तो हम सब हंसने लगे कि मतलब अम्मी की शादी अब्बू के साथ ही होनी ना कोई नाम बताया ना कुछ। कहते जब मेरी अम्मी की शादी मेरे अब्बू के साथ हुई ना तो मैं इतना पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, ये वो, तो मतलब इतना वीक पॉइंट उसने बोल दिया ऑन स्टेज इतने बड़े क्राउड में। तो कहने के बाद ये फ़िल्टरिंग हम लोग कभी भी नहीं ये करते कि हम अपने वीक पॉइंट्स बताएं। तो जब आपके पास कोई काउंसलिंग आता है, कोई आपका गुफ्तगू करने वाला आता है, आपके अंदर सलाहियत होनी चाहिए, क्योंकि आपने उसको सुना है, आपने उसको अटेंटिवली सुना है, आपने उसको रिस्पॉन्स किया है, आपने उसको टीच किया है, फिर ही आप फ़िल्टरिंग करेंगे, फिर ही आप उसकी जांच पड़ताल करेंगे, उसको छानेंगे कितना सच है कितना झूठ है, फिर ही आप उसका फ़ैसला कर पाएंगे। तो नशेआवर शख्स को आप फिर छान सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब वो नशा उसने कहाँ से शुरू किया है, कहाँ को वो गया है, किस हालात में किया है, ठीक है। तो मेन जो पॉइंट है वो आपने फ़िल्टरिंग करना है, उसकी छानबीन करनी है, फिर उसके वे में उसको बताना है कि यहाँ पे आपने बेटा इस तरह से किया था, इसलिए आपका भी ये वीक पॉइंट है, क्योंकि आपने उसको सुना है। अगर आपने सुना है तो फिर आप उसको रिस्पॉन्स भी कर सकेंगे, ठीक है। इसके बाद एक छोटी सी एक्टिविटी पहले करते हैं। अभी आपने एक्टिविटी के लिए बाजी प्लीज़ मैं चाहूँगी यहाँ पे कोई पेजेस हैं तो ये मेरी फ़ाइल में एक्स्ट्रा पेजेस हैं, आप इस